नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी यूएमएस के पेपर की ऑफिशियल आंसर की, और हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस इस पेपर से सॉल्व कर लिए। आज जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कंप्लीटली फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्द से जल्दी मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट से इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 101 नंबर का क्वेश्चन है, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मेजर मिनरल एलिमेंट बॉडी के लिए कौन सा है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बॉडी के लिए क्या है, मेजर मिनरल एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ईएसआई योजना के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान क्रमशः वेतन का डैश डैश यहाँ पे फिल आपको करना था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 4.75% और 1.75%। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। सीपीआर के 3 मेन कंपोनेंट्स है जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं, एक नहीं है, एक्सेप्ट आपको बताना है कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, डाइजेशन। बाकी जो 3 मेन कंपोनेंट है वो है ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये तीनों के तीनों क्या है, मेन कंपोनेंट है सीपीआर के। कौन सा नहीं है, डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशल डिफ्रेंशिएशन को मेज़र करने के लिए सभी के सभी ज़रूरी है, एक को छोड़कर। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम सोशल डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मैरिटल स्टेट। किसी की शादी हुई है या नहीं हुई है, इससे हम सोशल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एजुकेशन से सोशल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनकम से कर सकते हैं, एंड रिलीजन से जो है सोशल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए मूल व प्रत्यक्ष डेटा को किस रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है उसके द्वारा जो भी डेटाज कलेक्ट किए गए हैं, जो भी रिसर्च के लिए डेटाज कलेक्ट किए गए हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक डेटा यानी कि प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे टेस्ट का नाम आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम असेस करते हैं हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस। हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस को किस टेस्ट से हम असेस करते हैं। अब देखिए, हायर लेवल जो कॉग्निटिव प्रोसेस है इसके अंदर क्या क्या आपको बता रखा है, सच एज अटेंशन, प्रिसर्वेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, CF एंड सेट शिफ्टिंग। तो ये सारी की सारी क्या है, हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसको असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये सिंपल से आपको पूछा गया है। हालांकि आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। ऐसे 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम में नए मिलते हैं, और वो आपको कुछ न कुछ सिखा के ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट। तो इस टेस्ट का नाम क्या है, विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट का ये सवाल है, अन्य सभी विशेषताएं गुणवत्ता दस्तावेजीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे जो 3 जो है वो तो गुणवत्ता दस्तावेजीकरण से संबंधित है। एक जो नहीं है, एक्सेप्ट आपको पूछा जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन डी, न केवल वस्तुनिष्ठ जानकारी बल्कि नर्स द्वारा व्यक्तिपरक जानकारी भी दर्ज करना। ये एक गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो तीनों के तीनों गुणवत्ता दस्तावेजीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक मूल्यांकन निष्कर्ष नर्स को एक महिला में सिफिलोपैल्विक डिस्प्रोपोर्शन या फिर विषमता के जोखिम के बारे में संकेत देता है। मतलब CPD, सिफिलोपैल्विक डिस्प्रोपोर्शन के रिस्क के बारे में जो एक संकेत आपको मिलता है, जो भी नर्स है उसको मिलता है, वो क्या है, ये आपको पूछा गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शॉर्ट स्टेचर वाली जो भी महिलाएं हैं उनमें CPD होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परंपरागत रूप से संज्ञानात्मक न्यूनता यानी कि कॉग्निटिव डेफिसिट्स का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ध्यान के घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। यहाँ पर पूछा है क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड,
मेमोरी यानी कि स्मृति। बाकी जो 3 ऑप्शंस है ये तीनों के तीनों कॉग्निटिव डेफिसिट का वर्णन करने के लिए उपयोग लिए जाने वाले फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आत्महत्यात्मक विचार करने वाले शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त परिचर्या अंतक्षेप है, यानी कि जो सुसाइड वाले पर्सन होते हैं उनके लिए कौन सी एक नर्सिंग इंटरवेंशन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीक्ष्ण उपकरणों को रोगी की पहुंच से दूर रखना। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट पेशेंट से दूर रखना, पेशेंट के आसपास में कोई भी नुकीली चीज़ें या फिर जो भी जोखिम भरी चीज़ें होती है जिनसे वो सुसाइड कर सकता है, ऐसी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उसके आसपास में नहीं रखने देना है। तो ये क्या आपका एक नर्सिंग इंटरवेंशन है सुसाइडल पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स विखंडित मानसिकता के रोगी की लैब रिपोर्ट की समीक्षा करती है, यानी कि एक पेशेंट है जो मेंटल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और वो पर्सन देखिए क्या कर रहा है, जो क्लोजापाइन 25 mg QD ले रहा है, वो पर्सन क्लोजापाइन QD ले रहा है एंड उनकी रिपोर्ट जो है वो 1500 प्रति mcl का WBC गिणन दर्शाती है। मतलब WBC जो है क्लोजापाइन की वजह से गिरता ही, आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निष्कर्षों के आधार पर नर्स को मनोविकार विज्ञानी से निम्नलिखित में से किस आदेश की अपेक्षा करनी चाहिए। मतलब जो साइकेट्रिस्ट है उससे किस इन्फॉर्मेशन की आप अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि उसका WBC जो है वो गिर रहा है और वो 25 mg QD क्लोजापाइन ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे एज ए नर्स क्या अपेक्षा रखेंगे साइकेट्रिस्ट से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्लोजापाइन बंद करेंगे, यानी कि जो क्लोजापाइन ले रहा है पर्सन उसको स्टॉप कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब आप प्यूरपेरियल वुमन को असेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। जो मिडवाइफ है वो ऑब्जर्व कर रही है पेन काफ मसल्स ऑन द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, ये आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा आपने। एक प्यूरपेरियल वुमन है उसको आप एज नर्स असेस कर रहे हैं, तो ये फाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। कौन सी फाइंडिंग है, पेन जो है वो काफ मसल्स में हो रहा है जब डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट किया जाता है तब। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये किसका साइन है। आपने पढ़ा होगा DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर एक साइन होता है जिसका नाम है होमन साइन। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। होमन साइन में क्या होता है, काफ मसल्स पेन होता है और जब आप फुट को डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं उस दौरान उसमें पेन होता है, ये होमन साइन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम जो है वो ट्रेवल कर रहा है कार से और ये स्पीड है उसकी 175 किलोमीटर पर इन 4 आवर एंड 275 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब आपको ये बताना है, ये मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसको आपको कम्प्लीटली फिल करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और इनमें से एक वो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट आपको बताना है जो क्या करता हो। देखिए, मॉडलिटी which uses MRI strength magnetic pulses to stimulate focal areas of the cerebral vertex to treat depression। मतलब डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कैसा है, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। इससे क्या कर रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो फोकल एरियाज है उसको आप स्टिमुलेट कर रहे हैं MRI स्ट्रेंथ की जो मैग्नेटिक इम्पल्सेज है पल्सेज है उनके थ्रू। तो इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इस ट्रीटमेंट को कहते हैं TMS जो है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय रूप से योग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तीव्र तनाव की स्थिति के दौरान निपटने और अनुकूल के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। हार्मोन का आपको नाम पूछा गया है, तीव्र तनाव हो रखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है और उससे निपटने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण परिचर्या के मानवीय संबंधों के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, चिकित्सार्थ संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटेंस वेसल्स आर, कैपेसिटेंस वेसल्स क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो बुद्धि को मुख्यतः सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेस के रूप में देखता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ये सिद्धांत का नाम आपको पूछा गया है और यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे को विटामिन ए की रोग निरोधी खुराक दी जा रही है, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि विशिष्ट सुरक्षा। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया और पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुमन जो है, एक वुमन है जो प्रेजेंटिंग, उसमें जो प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है वो कैसा है? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अब जब उसका वेजिनल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है तो ये फाइंडिंग आपको मिलती है जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुकी है, लेकिन जो फिटल हेड है वो अभी तक भी इंगेज्ड नहीं हुआ है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स उस महिला को हुआ है जिसमें मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है लेकिन फिटल हेड अभी भी अनइंगेज्ड है, मतलब वो इंगेजमेंट उसका नहीं हुआ है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉर्ड प्रोलैप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा गृह संचालन परिचर्या देखभाल की बुनियादी आवश्यकता है, संप्रबंधित गृह संचालन का लक्ष्य डैश है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, रोगी आवर्त टर्नओवर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट। एक जो है फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन B12 है। तो यहाँ पे देखिए फैट सोल्यूबल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके विटामिन आते हैं A, D, E, K। ये A, D, E, K जो है ये फैट सोल्यूबल्स है, एंड B एंड जो C है ये दोनों के क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए और यहाँ पे जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि वो कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें एक टीचर जो होता है वो प्रेजेंट कर रहा है न्यू मटेरियल को स्टूडेंट्स के सामने, जबकि दूसरा दो टीचर है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है कंसेप्ट मैप के थ्रू ओवरहेड प्रोजेक्टर पे और स्टूडेंट उसको लिसन कर रहे हैं। तो ये जो टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं इनके अंदर जो टीचिंग मेथड है कौन सा मेथड है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, टीम टीचिंग। यानी कि ये जो टीचिंग हो रही है वो टीम टीचिंग के थ्रू हो रही है, जिससे एक टीचर जो है वो नए नए मटेरियल्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिखा रहा है और दूसरा टीचर जो है उनको बता रहा है। तो ये कौन सा है? टीम टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन का पठार पूर्णतः नदी के दक्षिण में स्थित है, मतलब कौन सी नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार? ये पूछा गया जीके का सवाल। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें बीच बीच में जगह आपको दिखा रखी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसको आप इजीली अच्छे से कर भी सकते हैं, अच्छे से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापक सांख्यिकी सर्वेक्षण के बजाय किसी विशेष शोध समस्या का गहन अध्ययन जो तब उपयोगी होता है जब किसी घटना के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केस अध्ययन डिज़ाइन। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे डेस करके आपको पूछा जा रहा है डायबिटीज़ मेलाइटिस का मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। दो प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में, और दोनों कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रोवेस्कुलर होता है और एक होता है माइक्रोवेस्कुलर। जो आपको तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, नेप्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी, ये सभी के सभी क्या है? माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। ये है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और यहाँ पे आपको पूछा गया मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, CSD कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये डायबिटीज़ का मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स एक आत्महत्यात्मक प्रयास करने वाले मरीज की देखभाल कर रही है, मतलब वहीं सुसाइड वाला पेशेंट है। सुसाइड वाले पेशेंट को लेकर बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करीबन 3-4 क्वेश्चंस तो बता चुका हूँ और अभी फिर से सुसाइड वाला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। देखिए नर्स जो है वो सुसाइड वाले पर्सन की केयर कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या कार्यवाही परिचर्या प्रक्रम में परिणाम की पहचान का एक भाग है? मतलब कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर कौन सी आप केयर देंगे जो कि इसमें इंक्लूड होगी?
जो सुसाइड वाले पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने में, केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लक्ष्य बनाना रोगी चिकित्सालय के दौरान स्वयं को हानि नहीं पहुँचाएगा। मतलब आप एज नर्स उस सुसाइडल वाले पेशेंट की ऐसे केयर करना जैसे कि वो किसी प्रकार की अपने आप को कोई हानि ना पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जीके का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी, उसे राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, राज्य के राज्यपाल। यहाँ पे जो डैश करके आपको पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है, जो रिपोर्ट होगी वो राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो कि विधानमंडल के समक्ष जो है रखवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिचर्या पर्यवेक्षक श्रीमती सलालुद्दीन उस वार्ड का दौरा करती है जहाँ सुश्री कविता एक क्षतिग्रस्त रोगी को राइल नली पोषण दे रही है। मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको जो है एनजी ट्यूब से फीडिंग वगैरह दे रहे हैं, न्यूट्रिशन उसको दिया जा रहा है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, परिचर्या पर्यवेक्षक की उपस्थिति की अनुक्रिया में सुश्री कविता के हाथ से पोषण सिरिंज फिसल जाती है। मतलब राइल्स ट्यूब से जब आप एनजी ट्यूब से उस पर्सन को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उस दौरान ये जो कविता है इससे अपने हाथ से वो सिरिंज जो है वो फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। अब देखिए जो यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, यानी कि जो यहाँ पे परिचर्या पर्यवेक्षक है श्रीमती सलालुद्दीन, उससे घूरती है, उस नर्सिंग ऑफिसर को घूरती है और उस वार्ड से बाहर चली जाती है। ये इतनी कहानी आपको बता दी। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, इस स्थिति में संप्रेषण का एक प्रकार जो कहलाता है, तो संप्रेषण का कौन सा ये प्रकार कहलाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमौखिक संप्रेषण। यानी कि उसने कुछ भी मुंह से बोल के कुछ भी नहीं कहा और उसने घूर के और वो वार्ड से है ना बाहर चली गई, तो ये क्या है, अमौखिक संप्रेषण है। अगर वो कुछ बोल के जाती कि ऐसा ऐसा आप ट्रीटमेंट सही नहीं दे रहे, कुछ भी मतलब सुना के जाती, तो आपका मौखिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे है अमौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुमेहपाद वाले रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है, डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको डिस्चार्ज मिलने वाला हॉस्पिटल से, निम्नलिखित में से किसमें प्रभावी अंतर्विषयी विसर्ग योजना शामिल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करना कि नर्स, शिक्षक, आहार विशेषज्ञ और काय चिकित्सक उसकी स्थिति का प्रबंधन करने के लिए सही जानकारी प्रदान करे। ये एक योजना होनी चाहिए जो भी डिस्चार्ज वाला पर्सन है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स हैज़ लॉन्ग बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक जो है एनर्जी वैल्यू बढ़ाए रखना, वो जो भी फूड्स होते हैं इस वैल्यू को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, किलो कैलोरीज। ये जो एनर्जी वैल्यू होती है फूड की, इसको एक्सप्रेस करते हैं किलो कैलोरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 12 to 16 सेकेंड्स। मिनट नहीं होगा, सेकेंड्स होगा, ध्यान रखिएगा, मिनट्स और सेकेंड्स में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड्स में जो ऑप्शंस दे रखा है ऑप्शन डी, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्टेज, यहाँ पे स्टेज पूछी गई है और स्टेज कौन सी है ये आपको बतानी है। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू एंड विथ एक्सपल्सन ऑफ फीटस, तो ये कौन सी स्टेज के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है और बच्चे का एक्सपल्सन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंख्या में अंधेपन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। मेजर कॉज आपको पूछा गया है ब्लाइंडनेस का, इंडियन जो भी पॉपुलेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, मोतियाबिंद, सबसे प्रमुख कारण है मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिंकिंग इन विच द थॉट्स आर लार्जली नार्सिसिस्टिक एंड egocentric with emphasis on subjectively rather than objectively is called। यहाँ पे आपको थिंकिंग की डेफिनेशन दे रखी है, किस टाइप की थिंकिंग आपको बताना है, जिसमें थॉट्स जो है वो लार्जली नार्सिस्टिक एंड ईगोसेंट्रिक आ रहे हैं, साथ साथ जो
सब्जेक्टिवली है रेदर देन ऑब्जेक्टिवली। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताना है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको क्लिनिकली असेस करने का कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आस्किंग ए क्लाइंट अबाउट सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्लाइंट से आपको क्या करने हैं, आस्क करने हैं, पूछने हैं। ये क्या है, आपका क्लिनिकल असेसमेंट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गैर सरकारी या निजी निकाय एक उच्च शिक्षा संस्थान की गुणवत्ता का मूल्यांकन औपचारिक रूप से इसे कुछ पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंडों व मानकों को पूरा करने के रूप में मान्यता देने के लिए संपूर्ण या एक विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में करता है, के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यायन के रूप में इसको जाना जाता है। ये कंप्लीट जो डेफिनेशन है ये प्रत्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 52 वर्षीय पेशेंट है जिसका नाम है श्री नंद किशोर यादव को कुछ सांप्रदायिक दंगों के कारण वेदन क्षति के साथ भर्ती कराया गया है और उन्हें पित्ताशयछेदन के से गुजरना पड़ा और ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। चूँकि वह एक निजी कंपनी के कर्मचारी है और बिल का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा, इसलिए कंपनी उसकी या उनकी कैश फाइल तक पहुंच की मांग कर रही है। तो नर्स का सबसे उपयुक्त कार्य क्या होगा, मतलब एक पर्सन है जिसका नाम है नंद किशोर यादव और कुछ सांप्रदायिक दंगों के कारण उसको भी चोट लगी है और चोट जब उसको लगी है तो उसको क्या हुआ है, पित्ताशयछेदन, मतलब अपेंडिक्स में हो सकता है वहाँ पे कोई चाकू घोंप दिया हो, तो इस प्रकार की इंजरी उसको हुई है और उसके बाद में उसको एडमिट भी करवाया गया, उसको इलाज भी दिया गया है, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी मिला है। ट्रीटमेंट देने के बाद में उसको जैसे ही कंप्लीट वो ट्रीट होता है उसके बाद में उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अब वो एक पर्सन जो है वो कहाँ से, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है तो ये जो कंपनी है वो उसके बिल का पेमेंट कर रही है। सीधी सी बात है, अगर वो बिल पे कर रही है तो वो उसके कैश की फाइंडिंग के बारे में ज़रूर पूछेंगे। अब देखिए नर्स जो है वो क्या कहेगी, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच प्रदान करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के लिए कंपनी को सूचित करना होगा। मतलब जो कंपनी के जो भी मेंबर्स जो इसकी सूचना ले रहे हैं उनको ये सूचित करना है कि जो भी अस्पताल के अधिकारी है उनसे स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी के लिए पहले आपको बात करनी होगी। अगर वो हाँ करते हैं, वो अगर बोलते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, जो भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड है वो आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी वो मसल्स है जो क्या करती है, फास्ट मूवमेंट अलाउ करती है और मूवमेंट जो है अगेंस्ट रेडियो अल्नर जॉइंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस जो है मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो कौन सी वो मसल्स है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोनेटर टेरीज मसल, जो कि फास्ट मूवमेंट्स प्रोवाइड करती है और रेडियो अल्नर जॉइंट्स के अगेंस्ट जो है मूवमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ जो सर्टिफाइड नर्स होती है अकॉर्डिंग टू INC वो क्या प्रोवाइड करती है, कौन सी केयर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केयर टू द मदर ड्यूरिंग प्रीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। प्री, इंट्रा और पोस्टपार्टम जो पीरियड के दौरान मदर की जो केयर होती है वो केयर प्रोवाइड करती है मिडवाइफ नर्स, और मिडवाइफ जो सर्टिफाइड होती है नर्स वो ये केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तनाव की शारीरिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक कौन सा वो कथन है जो गलत है तनाव की शारीरिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरोतनाव IL-6 जैसे शोध के अनुचिन्हों को यानी कि मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन में कमी लाते हैं। तो ये गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों तनाव की शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में सही है। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है। आगे आपको फ्यूचर में यहाँ से एक सिंपल या सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेस करके आपको यहाँ पे जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र के में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाउ लॉन्ग शुड द नर्स वेट बिफोर मेकिंग फर्दर मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना क्या नर्स वेट करेगी अदर जो फर्दर असेसमेंट है या मेज़रमेंट है वो करने के लिए, जब आप एक पर्सन का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं कब से, और सिस्टोलिक प्रेशर जो है आपने अभी अभी मेज़रमेंट किया है, तो इसके बाद कितना आपको वेट करना है फर्दर मेज़रमेंट करने के लिए, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 60 to 120 सेकंड, यानी कि 1 to 2 मिनट आपको वेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सफल प्रदर्शन विधि के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सभी गतिविधियों को बहुत विस्तार से योजना बनाने और उनका पूर्वाभ्यास करने की आवश्यकता है। तो ये एक सफल प्रदर्शन विधि जो है आपकी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिसेज ममता दास ए 38 ईयर ओल्ड फीमेल, एक मिस ममता दास है जिसकी 38 साल की उम्र है और एक महिला है जो कि एडमिट हुई है हॉस्पिटल के अंदर, और इसकी हिस्ट्री जो है वो है RTA यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका हुआ है और उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं। ये इसकी हिस्ट्री है पहले की। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है, एडमिशन का टाइप कौन सा है। यहाँ पे ये जो पेशेंट आया है जो एडमिट हुआ है ये किस टाइप का एडमिशन है ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये तो इमरजेंसी वाला एडमिशन कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संचयी बारंबारता बटन में डेटा को दर्शाने वाला ग्राफ होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑजाइव। इसको ऑजाइव ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिशुओं के अति व्याधि का संकेत नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौम्य चेस्ट इन ड्राइंग। ये एक अति व्याधि का संकेत नहीं, बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं ये अति व्याधि के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थेरेपी यूज टू रिलीविंग सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन को रिलीव करने के लिए कौन सी थेरेपी यूज ली जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लाइट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान यदि स्टिमुलस के बार बार उपयोग से अधिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको बोलेंगे हम स्टिमुलस। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्टिमुलस। स्टिमुलस से अगर बार बार कोई भी प्रतिक्रिया जनरेट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल प्यूरपेरियम जो है पीरियड वो कितने दिन का होता है, कब तक का होता है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वीक। जो नॉर्मल प्यूरपेरियम पीरियड है वो 6 वीक तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब नर्सिंग के संदर्भ में उपयोग किया जाता है जो जौहरी विंडो के किस चतुर्थांश में उन व्यक्तियों के लिए अनुत्पादक स्थान होता है जो एक दूसरे के साथ संचार में बाधा डालते हैं। जौहरी विंडो आपने पढ़ी होंगी और उनमें 4 जो है आपने अलग अलग जो है यहाँ पे मतलब अलग अलग पर्सन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं और उनमें से आपको ये पूछा जा रहा है ये जो चतुर्थांश है उनमें किसके अंदर एक दूसरे के साथ संचार में बाधा डालते हैं। कौन सा वो चतुर्थांश है जिसके अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड अंध क्षेत्र। अगर ये इंग्लिश में होता तो थोड़ा सा और ईजी समझ में आता, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी कानूनी दिशा निर्देश है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोगी से संबंधित गंभीर टिप्पणियों को हमेशा लेखांकित करें। तो ये क्या है, एक्सेप्ट से आप इस सवाल आपको पूछा गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के कान में बूंद टपकाने के दौरान कर्ण पल्लव को नीचे और पीछे खींचने का क्या कारण है। मतलब आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई। 3 साल का एक बच्चा है और उसमें जो है ईयर ड्रॉप से आप ड्रॉप डाल रहे हैं, तो उस दौरान आप ईयर को क्या कर रहे हैं, नीचे एंड पीछे, ये आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बिलो एंड बैक, ये आप जो है टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जब आप ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं। तो नीचे और पीछे खींचने का कारण आपको बताना है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इस आयु में बच्चों के लिए कान नलिका जो है अधिक सीधी होती है, तो इसीलिए हम नीचे और पीछे जो है कर्ण पल्लव को करते हैं ताकि ईयर ड्रॉप से डायरेक्टली जो है जो भी ड्रॉप है
जो भी मेडिसिन है वो डायरेक्टली जो है सीधी नली से अच्छे से ईजिली पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द हेल्थ एजुकेशन ऑन एंटीकोएगुलेशन थेरेपी for the patient with valve replacement surgery with a mechanical valve, which of the following statement by the nurse about the therapeutic level of the drug is correct। देखिए यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट थेरेपी एक पर्सन को दी जा रही है, जो पर्सन है वो वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी का है और उसके मैकेनिकल वॉल्व लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पूछे जा रहा है कि थेराप्यूटिक लेवल जो है ड्रग का वो क्या रहेगा, ये नर्स को बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेंटेन इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो ऑफ 2.523। ये जो INR है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, तो ये INR जो है वो मेंटेन करके रखना है 2.523। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूजिक ए सप्तक कंटेंस डैश प्योर या अनएडल्ट्रेटेड नोट्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन में प्रीडिस्पोज ए पेशेंट। मतलब जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है इसकी डेफिशिएंसी किस पेशेंट में देखी जाती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD वाले पेशेंट्स में जो है अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टाइप का बिलीरुबिन, देखिए यहाँ पे बिलीरुबिन का टाइप पूछा गया, किस टाइप का बिलीरुबिन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट बिलीरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ह्यूमन कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या है, बाकी यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए क्वेश्चन में, आपको सिंपल सी बात यही पूछी जा रही है कि नेचुरल पेसमेकर हार्ट का क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे नोड। जो ऐसे नोड है इसको नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोजिटरीज यानी कि गुदवर्तियों को निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी जगह से डाला जा सकता है। मतलब जो सपोजिटरीज है उनको सभी रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एक रूट को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बगल। इसको छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, मूत्राशय, योनि एंड मलाशय, तीनों ही रूट से सपोजिटरीज एडमिनिस्टर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सों को स्वयं को एवं स्वास्थ्य सेवा एजेंसी को सुरक्षित रखने हेतु बढ़ती हुई छुट्टी के लिए चिकित्सा विधिक मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकित्सा विधिक मुद्दा है जिसमें छुट्टी शामिल है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, उपचार करने वाले काय चिकित्सक की लिखित अनुमति के बिना रोगी के रिकॉर्ड को कानूनी प्राधिकारी को सौंपना। तो मतलब ये एक जो है ये आपका क्या है, चिकित्सा विधिक मुद्दा है, मतलब जिसमें छुट्टी शामिल है। मतलब जो भी उपचार करने वाले काय चिकित्सक की लिखित अनुमति के बिना जो है रोगी का कोई भी रिकॉर्ड जो है कानूनी प्राधिकारी को सौंपना, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस सुनीता हैंड्स ओवर हर पेशेंट टू मिस मंजुला आफ्टर हर ड्यूटी। मतलब जो मिस सुनीता है वो अपनी ड्यूटी करने के बाद में मिस मंजुला को पेशेंट के केस को हैंड ओवर कर रही है। मिस मंजुला जो है आल्सो आस्क फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग पेशेंट कंडीशन, मेडिकेशन, केयर एंड फीडिंग ETC। अब जो मिस मंजुला है जो इस पेशेंट को हैंड ओवर ले रही है, मिस सुनीता इसको हैंड ओवर दे रही है, तो यहाँ पे मिस मंजुला जो है वो उस नर्स से पूछ रही है, मतलब सुनीता से ये पूछ रही है कुछ क्वेश्चंस कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, मेडिकेशंस कौन सी चल रही है, क्या केयर चल रही है, क्या फीडिंग इसको चल रही है, आदि आदि जो भी कुछ इसको पूछना है वो पूछ रही है। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है इन दोनों नर्सेज के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, ये सिंपल सा आपको सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वो सिद्धांत है जो मुख्य रूप से सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी कि सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर कम ध्यान देने के साथ साथ मुख्य रूप से तार्किक निगमनात्मक तर्क यानी कि लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो वो सिद्धांत आपको बताना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पियाजी का सिद्धांत। ये है पियाजी का सिद्धांत, नॉट पियाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खसरे की आघात्मक जटिलताओं में शामिल है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्र श्लेष्मा शोथ,
मध्यकरण शोथ एंड मुखवर्ण, ये सभी के सभी जो है खसरे मतलब मिजल्स की कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कैपिलरी ट्यूब मेथड से जो है यूज़ करके रूटीनली क्लिनिकल लेबोरेटरीज एस्टिमेट करते हैं। क्या एस्टिमेट करते हैं कैपिलरी ट्यूब मेथड से? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, what is the probable rate of anterior rotation of occiput if labor progresses uneventfully in occipito posterior position? देखिए यहाँ पे कितनी प्रोबेबल रेट है एंटीरियर रोटेशन होने की ऑक्सीपुट की, लेबर जो प्रोग्रेस है वो अनइवेंटफुली जो है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90% प्रोबेबल रेट यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब भारत का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर पूरा हो जाएगा तो वह महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ेगा। यहाँ पे जो डैश करके फील आपको जो करना है वो क्या है, दादरी। 8 फरवरी 2023 को रेल मंत्रालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मतलब ये रेल मंत्रालय की जानकारी के अनुसार है कि ये उत्तर प्रदेश के किससे जोड़ेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिलायबल पल्स। अगर इन्फेंट्स में आप चेक कर रहे हैं तो कौन सी पल्स को आप चेक करेंगे जो कि मोस्ट रिलायबल होगी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एपिकल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक की प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन है और वो डिलीवर कर रही है, मतलब उसके डिलीवर हुआ है मेल बेबी, एंड जो ब्लीडिंग है वो प्रोफ्यूजली आफ्टर एक्सपल्सन द प्लेसेंटा जो है ब्लीडिंग हो रही है। अब देखिए द नर्स मिडवाइफ डायग्नोस करती है तो फाइंड आउट होता है कि ये PPH है, यानी कि पोस्ट पार्टम हैमरेज उस महिला को हो रहा है। प्राइमरी ग्रेविडा एक महिला थी जिसके एक लड़का हुआ है और उसके ब्लीडिंग हो रही है, नर्स ने डायग्नोस किया, मिडवाइफ ने डायग्नोस किया कि PPH है यानी कि पोस्ट पार्टम हैमरेज हो गया है। व्हाट शुड द मिडवाइफ इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप? अब नर्स नेक्स्ट एक्शन क्या लेगी? बच्चा हो चुका है, डिलीवरी जो है उस प्राइमरी ग्रेविडा महिला की हो चुकी है, ब्लीडिंग हो रही है, PPH आपने फाइंड आउट कर लिया है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, कॉल फॉर हेल्प। हेल्प के लिए आपको क्या करना है? कॉल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट इज मोस्ट कॉमन रिसर्च पैराडायग्राम यूज्ड टू एग्जामाइन। जो एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट होता है इसको मोस्ट कॉमनली रिसर्च पैराडायग्राम में यूज लेते हैं, किसको एग्जामाइन करने के लिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन को एग्जामिन करने के लिए कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग देखभाल योजना में हस्तक्षेप चुनते समय विचार किया जाने वाला निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वांछित रोगी परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। सभी के सभी जो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं ये पेरेंटल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सब लिंगुअल। बाकी पेरेंटल रूट है जैसे सब क्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ये सारे के सारे पेरेंटल रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रायड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड। यहाँ पे आपको सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है कि डिप्रेशन के अंदर ट्रायड सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवेजिव सैडनेस, एनेडोनिया एंड डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। ये ट्रायड सिम्टम्स है डिप्रेशन के, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। परवेजिव सैडनेस, एनेडोनिया एंड डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ये क्या है? ट्रायड सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the disorder in which the symptom of schizophrenia and mood disorder are prominently present within the same episode is known as। कौन सा वो डिसऑर्डर है जिसमें स्किजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर दोनों के दोनों प्रेजेंट है एक ही सेम एपिसोड के अंदर, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर एंड स्किजोफ्रेनिया का जो डिसऑर्डर है सेम एपिसोड में सेम सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं, मतलब इसको कौन सा डिसऑर्डर हुआ है? इसकी जो इफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अस्पताल के संक्रमण का एक स्पष्ट स्रोत है जो हैंड लोशन में बढ़ता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्यूडोमोनास। जो स्यूडोमोनास है ये एक प्रकार का जीव है जो अस्पताल में संक्रमण का स्पष्ट स्रोत है, हैंड लोशन से ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
एक अचेतन रोगी में नलिका प्रवेशन नली कैसे प्रविष्ट कराई जाती है के संबंध में एक नर्स वार्ड आधारित शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेती है। इसे किस प्रकार की शिक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, अचेतन रोगी है, और उसमें जो है राइस ट्यूब या फिर एनजी ट्यूब जो है इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक नर्स वार्ड आधारित ये जो शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रही है, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो किस में क्लासिफाई की जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवाकालीन शिक्षा। इसको कहते हैं सेवाकालीन शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ब्रिज प्रेजेंटेशन। ये क्या है? मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर बसवराज गौड़े ए पेशेंट इज़ प्लान टू डिस्चार्ज टुमारो, यानी कि जो मिस्टर बसवराज गौड़े है, ये एक पेशेंट है और इसको डिस्चार्ज करना है। मिस्टर वलेधन इन्फॉर्म्ड दिस टू मिस संगीता ए नर्सिंग ऑफिसर। जो मिस्टर है वलेधन, ये क्या कर रहे हैं? मिस संगीता को इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक नर्सिंग ऑफिसर है। इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये प्रोसेस ऑफ जो कम्युनिकेशन है मिस्टर वल्यूधन के द्वारा जो बताई जा रही है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है मिस संगीता को, इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन है इसमें कौन सी प्रोसेस यूज़ हो रही है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेंडर। यानी पेशेंट है जिसका नाम आपको यहाँ पे दे रखा है और बता कौन रहा है? मिस्टर वल्यूधन, कि इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, इसके बारे में मिस संगीता को जो है इन्फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है? सेंडर का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्रेडिएशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ टू एंश्योर। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनमें एक्रेडिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एंश्योर करने के लिए क्या देखते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थिति जिसमें लार ग्रंथियों की नलिकाओं में पथरी यानी कि स्टोन बन जाती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। सेलोलिथियासिस यानी कि लालावाई का अस्मरता, ये हिंदी वाले वर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं बोलने में भी पढ़ने में भी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलोलिथियासिस। मतलब जो लार ग्रंथि है उसमें अगर स्टोन बन रही है तो वो क्या कहलाती है? सेलोलिथियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अदर फूड्स एंड फ्लूइड्स व्हेन ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज़ नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन इन्फेंट इज नॉन एज। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जब ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हो बच्चे को, तो उसके लिए क्या करते हैं? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए फूड्स एंड फ्लूइड्स जो है वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ये 6 मंथ के बाद में स्टार्ट कर दी जाती है। सेमी सॉलिड फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या है, सॉलिड फूड्स भी बढ़ाए जाते हैं। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू 2 ईयर तक मतलब ऑन रखनी है, स्टार्ट रखनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं तो मिल्क की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक दैट गिव्स डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट बैक्टीरियाज इन नॉन एज। मतलब वो कौन सी स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें डिफरेंट कलर्स जो है डिफरेंट बैक्टीरियाज के दिखाई देते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफरेंशियल स्टेन। इसको कहते हैं डिफरेंशियल स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जापानी एन्सेफेलाइटिस में प्रवर्धक पोषक यानी कि एम्पलीफायर होस्ट, आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस जेई का एम्पलीफायर होस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पिग। ऑप्शन जो डी है सुअर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोलेरा। कोलेरा के कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ ली जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए एंड बी का अर्थ ए बी की माँ है, या पढ़ लीजिए बी पुत्र, ए बी पुत्र है, ए बी बहन है, जो भी है यहाँ पे मतलब ये बीच वाले जो है ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और यहाँ पे इनको मैच करना है। देन आपको बताना है के का वाई से क्या संबंध है। तो यहाँ पे भुआ का ये संबंध निकल जाएगा, आप इसको इजीली पढ़ना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप स्मीयर एंड कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं एंड पैप स्मीयर करते हैं। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करें और पेपिलोमा जो वायरस है इसके इन्फेक्शन को डिटेक्ट करें। आपको ये पूछा गया है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे डायग्नोसिस हो रहा है, तो ये क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कम्युनिकेशन चैनल, कौन सा एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कम्युनिकेशन चैनल है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑडिटरी चैनल। सबसे ज़्यादा बातचीत करके ही कम्युनिकेट किया जाता है, रिटर्न चैनल से बहुत कम होता है, टेक्टाइल मतलब किसी को टच करके ये सब कम होता है, और विजुअल चैनल ये तो सबसे कम होता है, आंखों से आंखें देख के किसी को कुछ समझा देना ये सब पॉसिबल बहुत कम है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत कम होता है। ऑडिटरी चैनल से सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू IMNCI द डेंजर साइन फॉर सिक चाइल्ड फ्रॉम 2 months to 5 year इंक्लूड, मतलब जो IMNCI है उसके अकॉर्डिंग डेंजर साइन आपको बताना है 2 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, कन्वल्जन्स, लिथार्जी और अनकॉन्शियसनेस, इनेबिलिटी टू ड्रिंक एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड वॉमिटिंग। ये क्या है, डेंजर साइन है 2 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए। अगर 2 साल से 5 साल तक के बच्चे में इस प्रकार के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उस बच्चे के लिए क्या है, खतरा है। कन्वल्जन्स आ रहे हैं, लिथार्जी या फिर अनकॉन्शियस बच्चा हो रहा है, ड्रिंक करने में इनेबिलिटी है, ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं कर पा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये क्या है, डेंजर साइन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर प्रशिक्षण करते समय एक कंपमान द्विभुज स्वरित्र बच्चे के सिर के शीर्ष के बीच में रखा जाता है, मतलब वेबर टेस्ट किया जा रहा है, और वेबर टेस्ट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ लिया जाता है, जो डिवाइस यूज़ ली जाती है, वह इंस्ट्रूमेंट बच्चे के सिर पे रखा जा रहा है। बच्चे की किस अनुक्रिया को सामान्य माना जाता है, मतलब यहाँ पे इस वेबर टेस्ट से बच्चे की किस अनुक्रिया को सामान्य माना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों क्रम में ध्वनि समान रूप से सुनाई देना। बच्चे को पूछेंगे वेबर टेस्ट करने के बाद क्या आपको ये जो साउंड सुनाई दी है वो किस प्रकार से, किस जो कान है उसके अंदर ज़्यादा सुनाई दी है या फिर इक्वल सुनाई दी है, इस प्रकार से आप बच्चे को पूछेंगे। तो ये जो साउंड होगी ये दोनों कानों में समान सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु के तापमान का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से क्या है। सबसे अच्छा तरीका आपको पूछा गया है, न्यूबॉर्न बेबी है उसका टेम्परेचर आपको लेना है, तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा तरीका रहेगा ऑप्शन सी, थर्मामीटर शरीर के एक क्षैतिज रेखा में बगल में रखकर ताकि थर्मामीटर की नोक बगल की ओर हो। मतलब यहाँ पे जो थर्मामीटर है वो एक्सिलरी एरिया में आपको क्षैतिज रूप में रखना है, जिससे कि जो थर्मामीटर की नोक है वो बगल की ओर हो, तो जो बच्चे का टेम्परेचर है वो अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 3-4 जो क्वेश्चंस है वो आपके कॉम्प्रहेंशंस है, यानी कि यहाँ पे कुछ गद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना था, और उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनके आपको आंसर्स देने थे। वेयर कुड दे कीप देयर कैटरपिलर्स, तो यहाँ पे इसको अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए वाला यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कॉम्प्रहेंशन से हैं, यहाँ पर भी आपको इसको पढ़ना है, सेम वही है, और यहाँ पे क्वेश्चंस जो यहाँ पे दे रखा है इसको यहाँ पे इसको आंसर जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी सेम कॉम्प्रहेंशन से है, जो कि आपको यहाँ पे पेसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और आंसर जो है वो चूज़ करना है यहाँ से, इस कॉम्प्रहेंशन को पढ़ के, इस पेसेज को पढ़ के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का वो भी पैसेज का ही है, इस पैसेज को पढ़ के ही, मतलब 5 क्वेश्चन एक सेम पैसेज को आपको पढ़ना था और इसमें से ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स आपको देने थे। तो ये 200 क्वेश्चंस जो इस पेपर में पूछे गए कंप्लीटली आज के इस पार्ट में हमने सभी को डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो CRPF एंड एक जम्मू कश्मीर में अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर, ये 2 पेपर्स अभी रिसेंटली हुए हैं, तो ये दोनों पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है पहले आपको CRPF मिल जाए या फिर जम्मू कश्मीर वाला जो अभी एग्ज़ाम पेपर हुआ है वो आपको मिल जाए, लेकिन इन्हीं में से हम इन दोनों में से ही एक पेपर जल्द ही सॉल्व करने वाले हैं। तो
फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।